से अपने होंठ लगाए और बोली, सर, मेरी बात तो सुनिए। आप गुस्सा है क्या मुझसे? सर, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया था। मैंने आपका कॉल बस इसलिए पिक नहीं किया क्योंकि मैं सो गई थी। आई एम सॉरी। सर, कभी दोबारा ऐसा नहीं होगा। आप मेरे साथ कुछ कर क्यों नहीं कर रहे हैं? फना को यह चीज परेशान कर रही थी और अंदर ही अंदर डरा रही थी। विक्रम ने फना के शब्दों को सुना और एकदम से उसने उसके छोटे से हाथ को पकड़ा और पलट गया। विक्रम ने फना की कमर पर अपना हाथ रखा और उसके बालों में अपने हाथों को उलझाते हुए उसका चेहरा अपने नजदीक कर लिया। उसके होठों के खिलाफ अपने एक एक शब्द पर जोर देते हुए बोला, यह नीरज कौन है? विक्रम के मुंह से नीरज का जिक्र सुनकर एक पल के लिए तो फना जम सी गई। फना का गला सूखने लगा। वह विक्रम की आंखों में देख भी नहीं पा रही थी। उसने सर नीचे करते हुए कहा, सर, नीरज के बारे में आप कैसे जानते हैं? विक्रम ने गुस्से से फना के बालों पर अपनी पकड़ टाइट कर दी और दांत पीसते हुए बोला, जितना तुमसे पूछा जाए उसका जवाब दो। यह नीरज कौन है और तुम्हारा इसके साथ क्या रिलेशनशिप है? क्या यह तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? फना जल्दी से अपना सर ना में हिलाते हुए बोली, नीरज मेरा दोस्त है। हम एक स्कूल में पढ़ते थे। आप जो सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है सर। मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं था। आप पहले शख्स हैं जो मेरे नजदीक आए हैं। उससे पहले मेरी जिंदगी में कोई भी नहीं था। फना ने अपनी धीमी और बुदबुदाती हुई आवाज में विक्रम से सब कुछ कह दिया। यह सुनकर विक्रम ने गुस्से में फना के बालों पर पकड़ टाइट कर दी और बोला, तुम झूठ बोल रही हो। नीरज तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। आई एम ए राइट? मेरी आंखों में धूल झोंकने का सोचना भी मत। यह सुनकर फना ने धीरे से विक्रम के हाथ को पकड़ लिया और बोली, सर, आप सच में मुझे गलत समझ रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। नीरज मेरा दोस्त है, उसे मेरी हेल्प चाहिए थी, इसलिए उसने मुझे कांटेक्ट किया था और मैंने उसे इग्नोर कर दिया था। इसलिए उसने मुझे सुबह भी कॉल किया था। और कोई वजह नहीं है सर। विक्रम ने फना की आंखों में देखा। फना विक्रम की आंखों में ज्यादा देर तक देख नहीं पाती और सर नीचे करते हुए बोली, सर, आई एम सॉरी। मैं दोबारा कभी ऐसा नहीं करूंगी। आप गुस्सा मत होइए। मैं आगे से कॉल आपका एक बार में ही पिक कर लूंगी। मैं कल बाहर नहीं गई थी सर, जिस वजह से ही मैं कल जल्दी सो गई। फना ने अपने कांपते हुए होठों से कहा। विक्रम ने फना की कमर को कसकर पकड़ते हुए उसे अपने ओर नजदीक कर लिया। विक्रम और फना के बीच की सारी दूरियां खत्म हो गई थीं। विक्रम ने फना के होठों के खिलाफ गुस्से में कहा, अगर तुमने मुझे एक भी शब्द झूठ बोला होगा तो उसकी कीमत तुम नहीं जानती कि क्या होगी। और कल तुमने मेरा कॉल इग्नोर किया, उसके लिए तुम्हें पनिशमेंट जरूर मिलेगी। फना ने धीरे से कहा, लेकिन सर। श्श। विक्रम ने फना के होठों पर अपनी फिंगर रख दी और बोला, तुम्हारी पनिशमेंट ये है कि तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट। विक्रम अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही फना ने जल्दी से आगे बढ़ते हुए घबराकर अपने हाथ जोड़ लिए और कहा, सर, प्लीज इस बार मुझे माफ कर दीजिए। कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल मत करिए। कभी दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगी मैं। तभी विक्रम ने अपनी शब्दों को आगे कंटिन्यू करते हुए कहा, तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट हर एक गलती पर 1 महीने ज्यादा बढ़ जाएगा। विक्रम ने जब अपने शब्दों को पूरा किया तो वह खामोश हो गया। फना ने झटके से सिर उठाकर विक्रम की आंखों में देखा और विक्रम के होठों पर जहरीली मुस्कान आ गई। फना की आंखों में आंसू आ गए। फना के लिए यह जहर जैसा था। ना ही वह इसे उगल सकती थी और ना ही खा सकती थी। फना ने सर नीचे कर लिया क्योंकि विक्रम के खिलाफ नहीं जा सकती थी। पर अब यह हो सकता है कि उसे गलतियां कम करनी होगी, वरना कांटेक्ट बढ़ता चला जाएगा। वह विक्रम से कभी आजादी नहीं हो पाएगी। वही विक्रम के होठों पर एक जहरीली मुस्कान आ गई कि तुम्हें आजादी चाहिए ना? मैं तुम्हें वह आजादी दूंगा जो तुम्हें जिंदगी भर मेरे करीब रखेगी। छुटकारा चाहिए था ना तुम्हें मुझसे? तुम सोच भी नहीं सकती कि अब तुम कभी मेरे चंगुल से बाहर नहीं निकल सकती। विक्रम ने फना का चेहरा दिखा और बोला, किस मी, तुम्हें चाहिए था ना मैं तुम्हारे साथ कुछ करूं? तुम मेरे करीब आओ और मुझे कुछ करने के लिए सिड्यूस करो। फना ने अपना सर हाँ में हिलाया और फिर वह अपना हाथ विक्रम की चेस्ट पर रख देती है
और उसके करीब बढ़ते हुए अपने पंजों के बाल खड़ी हो गई। फना की हाइट विक्रम से बहुत छोटी थी। फना ने विक्रम का चेहरा पकड़ लिया और फिर नजदीक करते हुए अपने होठों से उसके होंठ मिला देती है। लेकिन वह आगे नहीं बढ़ पा रही थी, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे अब करना क्या है। विक्रम के लिप्स को वह शक करे, जैसे विक्रम करता है। विक्रम ने उसे किस करना सिखाया था, लेकिन फना भूल गई थी। विक्रम ने फना की कमर को मसलते हुए कहा, अब तुम वेट किसका कर रही हो? किस करो मुझे। फना ने विक्रम को देखते हुए अपना सर हाँ में हिला दिया और फिर विक्रम को चूमने लगी। वह अपनी पूरी कोशिश कर रही थी कि वह विक्रम को किस करे, जैसे विक्रम उसे करता है। वही विक्रम चुपचाप खड़ा हुआ था और फना की किस को एंजॉय कर रहा था। धीरे धीरे कर विक्रम की बॉडी आउट ऑफ कंट्रोल होने लगी। उसने फना की कमर को पकड़ा और उसके पैरों को अपनी कमर पर लिफ्ट कर लिया, जिससे फना की आह निकल गई। विक्रम ने उसकी पीठ पर अपना हाथ रखा और उसे नजदीक करते हुए उसके होठों को अब शिद्दत से चूमने लगा। विक्रम फना को फ्रेंच किस कर रहा था। फना ने विक्रम की गर्दन पर अपनी बाहें लपेट दी। विक्रम के हाथ एक एक कर फना की शर्ट के बटन तोड़ने लगे और फना की शर्ट जमीन पर गिर गई। विक्रम के होठ उसकी गर्दन पर चल रहे थे। विक्रम ने उसको कब निर्वस्त्र कर दिया, ये फना को भी नहीं पता चला। विक्रम ने उसको लिफ्ट किया, जिससे फना के गाल शर्म से लाल हो गए। विक्रम ने उसके गालों को प्रेस किया और फिर उसके पाउट लिप्स को अपने मुंह में भरकर एक बार फिर से उसे इंटेंस किस करने लगा। विक्रम ने फना को वॉल से लगा दिया और उसके बाद उसे अपनी आगोश में भर लिया, जिससे फना के मुंह से आह निकल गई। फना के नाखूनों ने विक्रम की पीठ पर खरोच दिया। विक्रम फना के साथ इतना वाइल्ड था कि उसको तकलीफ हो रही थी। विक्रम फना के साथ इंटरकोर्स कर रहा था और बाथरूम के अंदर सिर्फ उन दोनों की सांसों की आवाज गूंज रही थी। भीनी खुशबू चारों तरफ फैल चुकी थी। फना की आंखों में आंसू आ गए। विक्रम को टॉलरेट करना उसके लिए मुश्किल हो जाता था। विक्रम इतना वाइल्ड हो जाता है। फना विक्रम के कान में धीरे से बोली, सर इट्स हर्टिंग। लेकिन विक्रम फना की एक भी नहीं सुनता है। वह उतने ही अग्रेशन के साथ उसके साथ इंटरकोर्स करता है। विक्रम ने फना को पलट दिया और उसके बाद उसकी बैक पर किस करते हुए वह उसकी कमर पर अपने होंठ रख देता है, जिससे फना अपनी आंखें कसकर बंद कर लेती है। विक्रम ने उसके बाल पकड़े हुए थे और उसके बालों में अपना फेस छुपाकर उसकी कमर को रब करने लगा। विक्रम ने दोबारा से उसे अपनी आगोश में भर लिया, जिससे फना ने कसकर वॉल को खरोच दिया। फना ने अपने दांतों से अपने होंठ को काट लिया और फिर धीरे से बोली, सर, आह! विक्रम ने फना को दोबारा से उठा लिया और फिर उसे वॉल से लगाते हुए जोर आजमाने लगा। फना ने विक्रम के बाल पकड़ लिए और न जाने यह सिलसिला कब तक चलता रहा। फना थक कर चूर हो गई थी और उसने विक्रम के कंधे पर अपना फेस रख दिया। विक्रम अपने क्लाइमैक्स पर था, इसलिए वह फना के साथ और एग्रेसिव हो गया, जिसे फना को तकलीफ होने लगी। थोड़ी देर के बाद सब कुछ शांत हो गया। विक्रम ने फना को कसकर हक किया हुआ था। फना ने कुछ फील किया। शर्म से उसका चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया। विक्रम फना से अलग नहीं हुआ था। उसने फना की बेक को रब किया। फना की बॉडी में करंट सा दौड़ गया। जिस पोजीशन में वह दोनों थे, वह बहुत ही असहज था। फना को अनकंफर्टेबल हो रहा था। फना ने धीरे से सर नीचे किया। वह विक्रम की गर्दन में फेस रब करते हुए बोली, सर, क्या अब मैं काम पर जा सकती हूँ? आह! सर! विक्रम जब फना से गुस्सा हो गया था, तब उसके साथ कुछ भी नहीं कर रहा था, जिसे फना बेचैन हो गई थी, क्योंकि विक्रम ऐसा शख्स था जो उसे देखकर ही उस पर टूट पड़ता था। फिर ना आव देखता था, ना ताव देखता था, बस उसके साथ शुरू हो जाता था। लेकिन जब वह उससे रूडली बिहेव कर रहा था, तो फना को आगे बढ़कर खुद से सिड्यूस करना पड़ा और उसे एक्सप्लेन करना पड़ा, क्योंकि उसे डर भी था कि कहीं अगर विक्रम ने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया तो वह इतना पैसा विक्रम को लाकर नहीं दे सकती। विक्रम इतना पावरफुल इंसान था कि वह उसके साथ कुछ भी कर सकता है। अगर वह उसे जिंदा भी दफना देगा तो दुनिया में कोई उसका नहीं था जो उसे ढूंढ पाएगा।
फना विक्रम से बहुत डरती थी। वही थोड़ी देर बाद फना अपने मकसद में कामयाब होते हुए विक्रम को अब बहका लेती है। उसके बाद बाथरूम में उन दोनों की ही सांसों की आवाज गूंज रही थी। सब कुछ शांत हो गया था, लेकिन विक्रम फना से दूर नहीं हुआ था, बल्कि उसने उसे और कसकर भींच लिया था। फना ने विक्रम से पूछा कि क्या वह काम पर जा सकती है। इस पर विक्रम ने फना को कोई जवाब तो नहीं दिया, लेकिन फना को रियलाइज हुआ कि विक्रम क्या करना चाहता है। फना, जो पहले से ही लाल हो गई थी, अब उसके गाल जलने लगे। उसने सिर उठाकर विक्रम की आंखों में देखा। विक्रम की आंखों में लस्ट को देखकर फना ने धीरे से कहा, अब आप प्लीज रात में कर लीजिएगा, अभी मैं लेट हो जाऊंगी। और उस नर्स ने भी कहा था कि आप थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन रखें। मुझे वहां पर थोड़ा सा तकलीफ हो रहा है। यह सुनकर विक्रम की आंखें छोटी हो गई और उसने गुस्से से कहा, अब तुम बहाने बनाओगी मुझसे दूर जाने के। इस पर फना ने अपना सर जल्दी से ना में हिलाते हुए कहा, लेकिन उसने कहा था कि मैं आगे कन्वे नहीं कर पाऊंगी, यानी कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हो पाऊंगी सर, यह रिस्क नहीं लेते हैं हम। विक्रम फना की आंखों में देखता है और फिर उसे अपनी बाहों से आजाद कर देता है। फना ने जैसे ही अपने कदम नीचे रखे, वह कुछ पल के लिए लड़खड़ा सी गई और उसने जल्दी से विक्रम को पकड़ लिया। विक्रम ने फना के होठों से अपने होंठ जोड़ दिए और उसे इंटेंस किस किया। थोड़ी देर बाद वह फना को अपनी बाहों में उठाकर शावर के नीचे आ गया। उन दोनों ने शावर लिया। इस बीच भी विक्रम फना के साथ छेड़छाड़ कर रहा था, जिससे फना शर्मा रही थी। उन दोनों ने एक दूसरे को काफी देर तक तैयार किया और फिर बाहर आ गए। फना अपने कपड़े पहनकर तैयार हो रही थी। वही विक्रम भी खुद की बॉडी को टॉवल से पोंछ रहा था। सनम खुद को मिरर में देख रही थी। उसकी गर्दन पर निशान थे। फना निशानों को कवर की और उसके बाद उन्हें मेकअप से कवर करने लगी, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि उसकी वर्क प्लेस पर कोई देखे और फिर उस सवाल करे। विक्रम फना को देख रहा था। विक्रम पीछे से फना की कमर पर हाथ रखता है, फिर उसकी गर्दन को रब करते हुए बोला, तुम्हें काम करने की अब क्या जरूरत है? अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो तुम मुझसे ले सकती हो। यह सुनकर फना ने धीरे से कहा, लेकिन सर, आप पैसे के बदले कॉन्ट्रैक्ट को आगे बढ़ा देंगे और मैं छोटी छोटी चीजों के लिए आप पर डिपेंड नहीं हो सकती हूँ। कुछ महीनों के बाद जब कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, तब मुझे खुद के सारे एक्सपेंस खुद ही उठाने होंगे। मैं आप पर डिपेंड नहीं होना चाहती। अगर मैं आप पर बोझ बन गई तो आपको भी प्रॉब्लम होगी। फना के मुंह से इतनी बड़ी बड़ी बातें सुनकर विक्रम ने उसकी गर्दन को हल्का सा प्रेस किया और बोला, बहुत बड़ी हो गई हो तुम, बहुत दिमाग चलता है तुम्हारा। ओके, तुम्हें जैसा ठीक लगे करो। विक्रम दांत पीसते हुए बोला और फिर वह फना से दूर हो गया। विक्रम के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था, जिससे फना अनजान थी। विक्रम के होठों पर जहरीली मुस्कान आ जाती है। वही फना तैयार होकर अपना पर्स उठाती है और विक्रम को देखकर उसे इजाजत लेती है कि क्या वह जा सकती है। विक्रम फना के चेहरे को देखता है और फिर उसे अपने पास आने के लिए बोलता है। विक्रम उसकी गर्दन को अपनी उंगलियों से छूता है, फिर उसके होठों को अपने होठों में भरकर एक पैशनेट किस करता है। विक्रम उसके गालों को चूम कर बोला, अगर तुम्हें पढ़ना है तो तुम मुझे बोल सकती हो। तुम्हारे कॉलेज कंटिन्यू क्यों नहीं करती? तुम्हारा ग्रेजुएशन अभी पूरा नहीं हुआ है। फना ने विक्रम की तरफ देखा और बोली, लेकिन सर, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं कॉलेज करूं। विक्रम ने दांत पीस लिए, क्योंकि फना उसके शब्दों का मतलब समझ नहीं रही थी। क्या ये लड़की इतनी बेवकूफ है? विक्रम ने फना की शर्ट के अंदर अपना हाथ डाला और फिर उसकी बॉडी को प्रेस करते हुए बोला, तुम ऐसा क्यों नहीं करती हो? अपने दिमाग का टेस्ट करो, क्योंकि तुम बहुत बेवकूफ और बुद्धू हो। विक्रम की डांट सुनकर फना सर नीचे कर लेती है। उसकी शक्ल देखकर विक्रम अपना सर ना में हिला देता है कि वाकई में इस लड़की के पास दिमाग नहीं है। ये अभी तक सरवाइव कैसे कर रही थी? विक्रम ने फना के गालों को पिंच करते हुए पूछा, तुम कल बार क्लब नहीं गई थी? क्या तुमने वहां पर काम छोड़ दिया है? फना ने सर उठाकर विक्रम की आंखों में देखा। फिर वह अपनी प्यारी सी आवाज में बोली,
सर, मैं कल काम पर नहीं गई थी। कल मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा था, लेकिन मैं काम चोरी नहीं करूंगी, कल आ जाऊंगी क्लब। फना विक्रम की गोद में बैठी हुई थी। विक्रम के हर सवाल का जवाब वह अपनी सॉफ्ट वॉइस में दे रही थी। विक्रम ने फना से जब सवाल किया कि वह क्लब क्यों नहीं गई थी कल, तो फना ने उसे कहा कि आज वह क्लब जरूर आएगी। वह कोई काम चोरी नहीं करेगी। विक्रम ने फना के गाल को जोर से पकड़ लिया और बोला, तो फिर तुम कहाँ गई थी? फना ने धीरे से बुदबुदाते हुए कहा, सर, मैं निशु के घर पर गई थी। मैं भी वहीं रहती हूँ उसके साथ। हमने पार्क में डिनर करने के बाद वॉक किया और उसके बाद मैंने गोलगप्पे भी खाए। फना तोते की तरह घबराते हुए सब कुछ विक्रम को बता देती है। उसने जो जो किया था। विक्रम के होठों के कोने मुड़ गए। उसने फना का गाल से सिर पर अपने फिंगर से टैप करते हुए बोला, इसमें दिमाग की थोड़ी कमी है। फना ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों को टिमटिमाते हुए विक्रम से कहा, सर, दिमाग में दिमाग की कमी कैसे हो सकती है? दिमाग तो है मेरे पास, तभी तो मैं जिंदा हूँ। फना और उसकी प्यार भरी बात को सुनकर विक्रम ने फना के होठों को शिद्दत से चुम्मा और उसके बाद उसे लेकर बाहर आ गया। विक्रम ने फना को डाइनिंग टेबल पर बैठा दिया और उसने जैसे ही क्लैपिंग की, वहां पर बहुत सारे शेफ आ गए जो अपनी अपने डिशेस डाइनिंग टेबल पर सजा रहे थे। उनमें से एक डिशा थी गोलगप्पे, जिन्हें देखकर तो मानो जैसे वो एक्साइटेड हो गई और हैरान भी हो गई कि सुबह सुबह उसे गोलगप्पे खाने को मिलेंगे। कल रात ही तो उसने खाए थे, लेकिन फिर भी एक लड़की होकर वह गोलगप्पे कैसे मिस करती? उसके मुंह में पानी आ गया था। विक्रम फना के बनते बिगड़ते भाव देखता है। विक्रम ने पीछे से फना के गले में अपनी बाहें डाल दी और झुककर उसके कान में बोला, तुम इतनी एक्साइटेड क्यों हो रही हो? फना ने विक्रम से कहा, सर, क्या मैं यह गोलगप्पे खा सकती हूँ? क्या यह मेरे लिए है? फना बच्चों की तरह विक्रम से पूछती है। विक्रम ने फना की तरह देखा, जिससे फना कांप सी गई। विक्रम का जवाब नहीं मिला था, तो फना गोलगप्पे को छूती भी नहीं है। कहीं विक्रम गुस्सा ना हो जाए। ऐसा तो नहीं कि विक्रम की कोई ट्रिक हो उसे फंसाने की और उसकी पनिशमेंट के तौर पर इसका कॉन्ट्रैक्ट फिर से बढ़ाने की। इसलिए वह जब गोलगप्पे को छूती नहीं है, तो विक्रम की आंखें छोटी हो गईं। विक्रम ने भी किसी भी खाने को हाथ नहीं लगाया था। वही फना इंतजार कर रही थी कि विक्रम कब उसे परमिशन देता है, लेकिन गोलगप्पे को एक तक वह देखे जा रही थी, जैसे उसकी मोहब्बत उससे दूर हो रही हो। विक्रम जब फना को गोलगप्पे को ऐसे देखते हुए नोटिस करता है, तो वह खुद से ही बोला, अगर इतनी ही भूख लगी है तो उठाकर खाती क्यों नहीं? आखिर किसका वेट कर रही है यह? फना ने विक्रम की तरफ एक नजर देखा और फिर धीरे से बोली, सर, क्या मैं खा सकती हूँ? तब जाकर विक्रम को समझ आया कि फना उससे परमिशन मांग रही है। विक्रम ने अपना सर हाँ में हिलाया तो फना बिना सोचे समझे गोलगप्पे पर टूट पड़ी। वह शेफ सामने आए और फना को गोलगप्पे खिलाने लगे, जैसे ठेले वाले खिलाते हैं। फना के हाथ में जो कांच की कटोरी थी, उसे फना गोलगप्पे का पानी पीती है और फिर गोलगप्पे खाती है। इन गोलगप्पे के तो शायद उसे पैसे भी नहीं देने हैं, पर फिर भी वह विक्रम की तरफ देखकर उसे दोबारा बोली, सर, क्या मुझे इसके पैसे भी देने होंगे? फना ने सोच लिया था कि अगर विक्रम ने उसे गोलगप्पे के पैसे मांगे, तो फिर वह गिनकर ही गोलगप्पे खाएंगी। अगर विक्रम ने मना कर दिया कि उसे पैसे नहीं देने होंगे, तो फना यह सारा का सारा गोलगप्पे खा जाएगी, फिर चाहे उसका पेट ही क्यों ना दर्द करने लगे। विक्रम ने फना को देखा और फिर उसके गालों को खींचते हुए कहा, तुम्हें इसके पैसे देने की जरूरत नहीं है। ये डिनर में सर्वे हुआ है, पर हाँ। ऐसा बोलते हुए विक्रम फना के पास आया और फिर उसके कान में धीरे से बोला, लेकिन अगर तुम चाहती हो तो किसी और तरीके से मुझे इसका पैसे दे सकती हो। रात में मैं खुद तुमसे वसूल लूंगा। यह सुनकर फना का चेहरा टमाटर की तरह लाल हो जाता है, लेकिन फिर भी वह कुछ नहीं बोलती है और अपने गोलगप्पे खाने पर फोकस करती है। रात में तो वैसे भी विक्रम को उसके साथ फिजिकल होना ही है, तो फना के लिए कोई बड़ी बात नहीं, उसे आदत हो चुकी थी। विक्रम फना को खाते हुए देखता है, फिर वह लास्ट में उसकी पीठ को रब करते हुए बोला, बस करो, कितना खा चुकी हो तुम? तुम्हारा पेट दुखने लगेगा।
फना के मुंह में गोलगप्पा भरा हुआ था। विक्रम उसकी लाल आंखों को देखता है। फना ने गोलगप्पे इतना तीखे बनवाए थे, सबसे कहकर, पर अब उसका मुंह जल रहा था। उसके गाल और कान लाल हो चुके थे। उसकी गर्दन भी लाल हो गई थी, जिन्हें देखकर अब विक्रम को न जाने अचानक से क्या ही हुआ। उसने फना को गोलगप्पे खाने से मना कर दिया। फना ने विक्रम को देखा और अपना गोलगप्पे फिनिश करते हुए बोली, सर, मुझे सुख गोलगप्पे भी खाने हैं। पापड़ी खानी है मुझे। मेरा पेट नहीं दुखेगा सर। अपना फेस देखो तुम, इतना रेड हो गया है कि ब्लड आने लगेगा, विक्रम ने उसको डांटते हुए कहा। विक्रम टिश्यू पेपर से उसका मुंह साफ करता है और उसे पानी पिलाता है, लेकिन फना पापड़ी खाने की जिद कर रही थी। विक्रम ने गहरी सांस छोड़कर शेफ को देखते हुए उससे कहा, उसे पापड़ी भी खिलाओ। ये सुनकर तो फना एक्साइटेड हो गई और फिर विक्रम के गाल पर किस करते हुए बोली, थैंक यू सो मच सर, आप कितने अच्छे हो। फना गोलगप्पे की पपड़ी खाती है, तब जाकर उसे चैन मिलता है, वरना उसे लगा था कि उसने गोलगप्पे को धोखा दे दिया है। विक्रम अपने गाल को छूता है, क्योंकि फना पहली बार उसके करीब खुद आई थी और उसे किस किया था। ये उसके लिए डिफरेंट था। विक्रम ने अपने दिल को देखा जो धड़क रहा था। विक्रम के रोंगटे खड़े हो गए थे, उसकी नसें उभर आई। विक्रम जब फना को लिप किस करता था, तब भी उसे ऐसी फीलिंग कभी नहीं आई। विक्रम ने अपनी पैंट की तरफ देखा और उसने अपना हाथ से कवर करते हुए फना के मोती जैसे दांत देखे। फना ने अपने पेट पर हाथ रखा और फिर विक्रम से बोली, सर, अब मैं काम पर जा सकती हूँ क्या? वरना मैं लेट हो जाऊंगी। मेरा ब्रेकफास्ट हो चुका है। विक्रम ने गुस्से में फना को घूरते हुए कहा, तुमने आज बहुत सारा फास्ट फूड खा लिया, अब सलाद खाओगी तुम? सलाद का नाम सुनते ही फना का मुंह बिगड़ जाता है। विक्रम उसे घूर कर देखता है। फना के सामने जब सलाद लाकर रखा जाता है, तो फना को ऐसा फील होता है जैसे उसे उल्टी हो जाएगी। उसने ऑलरेडी इतना सारा खा लिया था और अब वह घास फूस नहीं खाना चाहती थी। फना देखती है कि विक्रम कितने मजे से उसे घास फूस को खा रहा है। यह देखकर उसका मुंह बिगड़ गया और वह सोचने लगी कि इन अमीरों की चॉइस कितनी बेकार होती है। सुबह सुबह यह कौन खाता है? पर फना अभी डर कर एक दो बार खाती है और अपनी जगह से खड़ी हो गई। विक्रम के पास आकर उसे पीछे से हग कर लेती है और उसके कान पर किस करती है। फिर उसके गालों पर किस कर बोली, सर, अब मैं जा सकती हूँ। तुमने सलाद फिनिश नहीं किया? यह सुनकर फना जल्दी से बोली, सर, मैं लेट हो चुकी हूँ, प्लीज बात को समझने की कोशिश करिए, वरना मैनेजर मुझे डांटेगा। यह सुनकर विक्रम ने गुस्से में कहा, कौन है जो मेरे सिवा तुम्हें परेशान कर रहा है? किसकी इतनी हिम्मत, तुम उस होटल में काम नहीं करोगी? विक्रम के गुस्से भरे शब्दों को सुनकर फना ने जल्दी से विक्रम का हाथ पकड़ लिया और उसे बिना सोचे समझे किस करने लगी, ताकि विक्रम का गुस्सा शांत हो जाए। फना ने विक्रम को किस करना बंद किया और फिर उसकी आंखों में देखकर बोली, सर, मैं सबसे ज्यादा आपसे डरती हूँ। अगर मैं जल्दी नहीं गई तो मैं जल्दी वापस कैसे आऊंगी? फिर रात में हमारे बीच वह सब नहीं हो पाएगा। फिर आप फिर गुस्सा हो जाओगे। मैं आपके लिए ही बोल रही हूँ सर, वहां पर काम करना मुझे पसंद है, क्योंकि मेरे खर्चे उस होटल में काम करने से ही पूरे होते हैं। मैं रिस्पेक्ट करती हूँ वहां पर सबकी। विक्रम ने फना के गालों को जोर से पिंच करते हुए कहा, अब तुम मुझे पटाना भी सीख गई हो, धीरे धीरे स्मार्ट हो रही हो तुम। विक्रम के हाथ फना की स्कर्ट के अंदर चले गए थे। विक्रम जैसे ही मूवमेंट करता है, फना के मुंह से आह निकल जाती है और वह विक्रम को पकड़कर बोली, सर, प्लीज अभी नहीं, अभी मुझे जाने दीजिए ना, मैं रात में आ जाऊंगी। जल्दी, आज फिर आपको जो करना होगा कर लीजिएगा। विक्रम फना के साथ छेड़छाड़ कर रहा था, उसे छोड़ नहीं रहा था। फना टमाटर की तरह लाल हो चुकी थी। तभी विक्रम का फोन अचानक से रिंग करता है। वह फना के गाल को चूमकर बोला, ओके, जाओ तुम। फना वहां से जल्दी से भाग जाती है कि विक्रम उसे दोबारा न पकड़ ले। विक्रम कॉल अटेंड करते हुए बहुत गुस्से में था। बिल्कुल ही चेंज हो गई थी उसकी पर्सनालिटी, और वहां मौजूद सभी ने यह नजारा देखा तो वह हैरान हो गए। विक्रम ने गुस्से से अपनी गन निकाली और अपने आदमियों की तरफ इशारा किया। उसके बाद वो लोग कार में बैठे और वहां से चले गए।
फना ऑटो में बैठी हुई थी। तभी वहां से वह ढेर सारी कारों का काफिला जाते हुए देखती है। वह पहचान गई थी कि वह विक्रम की कार थी। फना सोच रही थी कि सर इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हैं, लेकिन इतना सोचने का टाइम कहाँ था उसके पास। वह थोड़ी देर में होटल पहुंच जाती है और रेगुलर की तरह अपना काम करने लगी। उसे नीरज का कॉल आया था दोबारा। फना ने नीरज का कॉल पिक किया और उससे बात करने लगी। नीरज ने उससे कहा कि अगले हफ्ते फना को उसकी गर्लफ्रेंड बनकर पार्टी अटेंड करनी होगी। वह फना के लिए खुद ड्रेस भेज देगा। फना उसे मना नहीं कर पाती है क्योंकि फना के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था। वह किसी को न कहना जानती ही नहीं थी और इसलिए ही तो वह मुसीबत में पड़ जाती थी। फना सोच रही थी कि उसे इस बारे में क्या विक्रम को बताना चाहिए, पर अगर उसने सर को इस बारे में बताया तो वह गुस्सा हो जाएंगे। वह फैसला करती है कि वह पहले नीरज से मिलेगी। नीरज फना से मिलने के लिए बोलता है तो फना भी इस पर एग्री कर जाती है। वो लोग डिसाइड करते हैं कि शाम के 7 बजे एक कैफे में दोनों मिलेंगे। उस कैफे के बारे में फना नीरज को बताती है। उस कैफे को कोई नहीं जानता था क्योंकि वह बहुत छोटा था। विक्रम को खास कर पता नहीं लगना चाहिए। धीरे धीरे शाम हो गई। फना कैफे के अंदर बैठी हुई थी। उसने एक कॉफी ऑर्डर की और उसे पीते हुए वह नीरज का वेट कर रही थी। नीरज कैफे के अंदर इंटर हुआ और उसने फना को देखा तो जल्दी से उसके पास आ गया और उसे हक करते हुए बोला, फना, आज तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो और पहले से थोड़ी मोटी भी हो गई हो। लास्ट टाइम जब नीरज ने फना को देखा था तो फना की हड्डी नजर आ रही थी, लेकिन अब फना के गाल थोड़े से भर गए थे, जिससे वह अट्रैक्टिव लग रही थी। नीरज के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर फना मुस्कुराकर उसे थैंक यू बोलती है। नीरज और फना दोनों आपस में बातें करने लगे। दोनों दोस्त काफी दिनों बाद मिले थे, इसलिए उनकी बात ही खत्म नहीं हो रही थी। पर फना जल्दी में थी, इसलिए उसने नीरज से कहा, नीरज, मैं तुम्हें टाइम बताना चाहती हूँ। एक प्रॉब्लम है। मैं एक होटल में काम करती हूँ और 8 बजे के बाद मैं एक बार में काम करती हूँ। मेरे पास टाइम नहीं होगा। इस पर नीरज ने कहा, फना, प्लीज मना मत करो। मैं आखिरी उम्मीद तुमको ही समझ सकता हूँ। तुम मेरी दोस्त हो, तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें दूंगा। उस दिन किसी तरह प्लीज अरेंज कर लो। पार्टी वैसे भी रात के 10 बजे के बाद स्टार्ट होगी और केक 12 बजे कट होगा। फना नीरज को देखती है। नीरज ने उसका हाथ कसकर पकड़ हुआ था। फना नीरज से अपना हाथ छुड़ाती है और बोली, ओके नीरज, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी, पर प्लीज मैं उस पार्टी से जल्दी आ जाऊंगी। मैं ज्यादा देर तक वहां रुक नहीं सकती हूँ, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। नीरज एक्साइटेड होकर फना को हक कर लेता है और उसके गाल पर किस करता है। तू वाकई में मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। मैं जानता था कि तू अपने दोस्त को प्रॉब्लम में नहीं देख सकती। नीरज कैफे में बैठा था और फना अपनी जगह से खड़ी हो गई। वह बोली, नीरज, अब मुझे जाना होगा, वरना मैं लेट हो जाऊंगी तो मुझे डांट पड़ेगी। फना ने नीरज को हाँ तो बोल दिया था, लेकिन अंदर ही अंदर वह रो रही थी। अब वह नीरज को कैसे बताएं कि वह अगर उसके साथ विक्रम को दिख गई तो विक्रम उसे जिंदा जला देगा और उसके साथ साथ वह नीरज को भी खत्म कर देगा। नीरज विक्रम के बारे में नहीं जानता उसे तो भनक भी नहीं थी कि फना किसके चंगुल में फंसी हुई है। इधर फना कैफे से बाहर आई और ओंटो पढ़कर वह वहां से चली गई। ओंटो में बैठी हुई फना सोच रही थी कि क्या उसने सही किया। जब वह बार पहुंचती है तो एटीट्यूड से चलते हुए वह अंदर गई। उसने मैनेजर को देखा, पर उसे हेलो भी नहीं कहा और सीधा वह चेंज करने के लिए रूम में गई। मैनेजर ने जब फना का एटीट्यूड देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। तुम्हारी औकात पर मैं जरूर तुम्हें लेकर आऊंगा, बहुत उड़ रही हो ना तुम। लेकिन मैनेजर भी जानता था कि अगर उसने इस लड़की को हल्की सी खरोच भी दी तो उसके शरीर पर जो निशान बनेंगे शायद वह किसी से देखे भी नहीं जाएंगे। वही विक्रम के हाथ में फोन था और उसे वह गुस्से से देख रहा था। उसने अपने होठों को भींच लिया। नॉट बैड डॉल, अब तुम मुझसे चीजें छुपाएंगे? इतना गुस्सा आ रहा था। फना को आज मैनेजर से अपनी सैलरी को लेकर बात भी करनी थी, क्योंकि 1 महीना होने को आ गया था और अभी तक मैनेजर ने उसकी सैलरी उसे नहीं दी थी। फना सोच रही थी कि वह सबसे पहले अपना काम फिनिश करे
और उसके बाद वह जाकर मैनेजर से अपनी सैलरी को लेकर डिस्कशन करेगी, क्योंकि जिस तरीके का मैनेजर था उसे अपना काम टेढ़े तरीके से निकलवाना होगा। वह इतनी आसानी से कन्विंस नहीं होगा, पर हो सकता है कि वह उसे एक बार में ही सैलरी दे भी दे, क्योंकि विक्रम का हाथ जब से उसके ऊपर आया था वह मैनेजर उससे ऊंची आवाज में बात भी नहीं करता था। फना जब सबको ड्रिंक सर्व कर रही थी, किसी भी शख्स ने सिर उठाकर उसे नहीं देखा। फना अभी विक्रम को ही याद कर रही थी। उसे अचानक से यह भी याद आ जाता है कि उसे आज घर जल्दी जाना होगा। उसने सुबह विक्रम से प्रॉमिस किया था। फना अपना काम फिनिश करती है, फिर वह जाकर अपनी ड्रेस को चेंज करती है। जब उसने मैनेजर को आसपास नहीं देखा तो वह थोड़ी देर तक उसका वेट करती है। जब उसे मैनेजर कहीं नहीं दिखता है तो वो चंपा कली से पूछती है। चंपा उसे मैनेजर का रूम बता देती है। फिर वह अपने क्लाइंट को लेकर दूसरे रूम में चली गई। फना चंपा के बताए हुए रूम में जाने के लिए तैयार तो थी, पर कहीं न कहीं उसे इसके मन में चाहत भी थी। क्यों न वह कल इस बारे में मैनेजर से बात कर ले। उसे इस बार में कुछ ठीक नहीं लग रहा था। वैसे भी यहाँ पर कोई महान हस्तियां नहीं आती। यहाँ पर क्या होता है, फना भी जानती थी। फना भी एक रूम से होकर गुजरी रही थी कि उसे जोर जोर से सिसकियां भरने की आवाज रूम के बाहर तक आ रही थी, जिन्हें सुनकर फना जल्दी से वहां से भाग गई। बाहर आकर फना थोड़ी दूर तक तो पैदल ही चलती है, क्योंकि हवाएं अच्छी चल रही थीं। ठंडी ठंडी हवा को महसूस करते हुए फना को काफी बेहतर लगा, क्योंकि बार में उसे घुटन हो रही थी और उसे सांस लेना मुश्किल हो गया था। वहां पर इतनी ड्रिंक की और नॉनवेज की स्मेल आ रही थी। फना धीरे धीरे चल रही थी। उसे विक्रम के पास जाना था और फिर रोज रात को जो वह दोनों करते हैं वही होगा उनके बीच में। फना को बहुत जोरों से भूख भी लगी थी। विक्रम के साथ रहने के बहुत फायदे हो रहे थे उसे, जो अब वह नोटिस कर रही थी। उसके पास रहने के लिए छत थी, सोने के लिए बेड भी था, मखमली गड्ढे थे, चादर थी जो इतनी सॉफ्ट थी कि पता नहीं चलता कि क्या होता है यहाँ। उसने इतना बड़ा महल कभी नहीं सोचा था कि वह रह पाएगी इसमें। डिनर के लिए उसके पास 2 वक्त का खाना होता है, जिसके लिए उसे पैसे नहीं देने पड़ते। फना यही सब सोचते हुए चल रही थी कि तभी पीछे से उसे हॉर्न की आवाज आती है। फना ने पीछे घूम कर देखा तो वह हैरान हो गई। विक्रम की कार जस्ट उसके पीछे थी और उसे इस बात की खबर भी नहीं लगी। फना जल्दी से चलकर विक्रम की कार के पास आई। फिर उसने कार का डोर ओपन किया और उसके अंदर आकर बैठ गई। फना ने विक्रम की तरफ देखा, जो अपनी आंखें बंद किए बैठा था। फना विक्रम को देखकर सोचती है कि शायद वह सो रहा है, इसलिए वह उसे डिस्टर्ब नहीं करती और खुद भी आंखें बंद करके लेट जाती है। कार आगे बढ़ रही थी और विंडो से हवा जब अंदर इंटर कर रही थी तो फना के बाल हवा में उड़ रहे थे, जो कि विक्रम के फेस को कवर कर रहे थे। विक्रम ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं और फना को देखा। फना सो चुकी थी, क्योंकि उसके खर्राटों की आवाज विक्रम को सुनाई दे रही थी। विक्रम की आंखें छोटी हो गईं और उसने फना को अपने पास खींच लिया। जैसे ही फना विक्रम की गोद में बैठी, उसकी नींद खुल गई। उसने अपनी अध खुली आंखों से विक्रम का चेहरा देखा और फिर उसकी चेस्ट में अपना फेस छुपाते हुए बोली, सर, आप उठ गए क्या? थोड़ी देर और सो जाऊं क्या? अभी हम घर भी नहीं पहुंचे हैं। बहुत अच्छी हवा आ रही है। फना की बच्चों जैसी आवाज सुनकर विक्रम उसके बालों में धीरे धीरे हाथ फेरता है। फना दोबारा विक्रम को पकड़कर सो जाती है। विक्रम को फना से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी, जिन्हें स्मेल करते हुए विक्रम भी अपनी आंखें बंद कर लेता है। इधर विक्रांत, जो पैसेंजर सीट पर बैठा था, वह अपने बॉस को देखकर हैरान हो रहा था कि क्या बॉस के दिल में इस लड़की के लिए फीलिंग्स है। उनके चेहरे पर जो सुकून दिखाई दे रहा था, वह कोई उसकी आंखों का धोखा नहीं हो सकता। विक्रम जिस तरीके से इस लड़के की केयर करता है, इसे खुद पिक करने आता है और उस पर नजर रखता है। इससे साफ पता चलता है कि फना उसके बॉस के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है और कितनी मायने रखती है उनके लिए। भले ही उनका बॉस अपने मुंह से नहीं बोल रहा, लेकिन उसकी हरकतें यह बताती है कि वह फना को लेकर कितना प्रोटेक्टिव और पजेसिव है।
उसकी सेफ्टी के लिए वह रात में खुद से पिक करने आता है। इतनी इम्पोर्टेंट मीटिंग उसके बॉस ने सिर्फ इसलिए पोस्टपोन कर दी और उसकी वजह यह लड़की है। विक्रांत को बहुत गुस्सा आ रहा था फना पर। यह लड़की बॉस के दिल में अपनी जगह बना रही है, जो उनके बिजनेस के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। उनका बॉस हार्टलेस था और उसे ऐसा ही रहना होगा। अगर उसने दिल से काम लेना शुरू कर दिया तो फिर सब कुछ बर्बाद हो जाएगा और उसकी वजह यह लड़की होगी। लड़की, तुम्हें मरना होगा। फना नींद में बुदबुदाते हुए बोली। सर, ठंड लग रही है। विक्रम ने अपने कोट के अंदर फना को छुपा लिया और वह भी चिपक कर उसे चुपचाप वैसे ही बैठी रही। फना की नींद भरी आवाज सुनकर विक्रम को उसका गोलगप्पे खाना याद आ जाता है। फना अभी छोटा पांडा लग रही थी। विक्रम फना के फोरहेड पर किस कर देता है। ये देखकर विक्रांत निशब्द हो गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि बॉस को उस लड़की से मोहब्बत हो गई है। विक्रम कार में फना को लेकर बैठा हुआ था। उसने उसे कवर कर रखा था अपनी दो मजबूत बाजुओं में। विक्रांत, जो पैसेंजर सीट पर बैठा हुआ था, यह देखकर उसका खून खौल रहा था। उसे शक हो गया था कि उसका बॉस उस लड़की की मोहब्बत में पड़ चुका है, जो कि उन सबके लिए घातक है। वह अपने बॉस को अगर इस बारे में समझाने की कोशिश करेगा तो विक्रम उसकी एक भी नहीं सुनेगा, क्योंकि वह उसका बॉस था। बल्कि विक्रांत को ही हो सकता है कि सजा मिल जाए। वह सजा मौत की भी हो सकती है, क्योंकि विक्रम एक ऐसा इंसान था जो किसी की भी नहीं सुनता था अपने आगे। यह लड़की भी बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ चुकी थी। ये खुद भी नहीं जानती कि इसने खुद आकर एक मगरमच्छ के मुंह में अपना हाथ डाल दिया है। विक्रांत ने सोच लिया था कि उसे इस लड़की को अपने बॉस की जिंदगी से बाहर निकलना होगा, वरना ये खुद तो मरेगी और उनके बॉस को भी साथ में लेकर जाएगी। विक्रांत एक वफादार आदमी था, विक्रम का। जब वह अपने बॉस को किसी की तरफ झुकते हुए देख रहा है तो उसे फ्यूचर दिख रहा है कि आगे क्या हो सकता है। पॉसिबिलिटीज बढ़ रही है तबाह होने की। थोड़ी देर में वह लोग विक्रम के बंगलों पर पहुंच जाते हैं। विक्रम फना को लेकर उतरा और रूम में लेकर चला गया। विक्रांत विक्रम को जाते हुए कुछ देर तक देखता है और बिना किसी भाव के वहां से चला जाता है। उसने किसी को कॉल करते हुए कहा, तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। विक्रम ने फना को बेड पर सुला दिया और फिर उसके चेहरे को रब करने लगा। विक्रम ने फना के साथ जो सुबह किया था, उसके बाद आज वह फना के साथ कुछ भी करना नहीं चाहता था। विक्रम ने फना को एक ब्लैंकेट से ढक दिया और फिर सोफे पर लैपटॉप लेकर बैठ गया। उसे बहुत अर्जेंट काम करना था। एक डील फाइनल करनी थी जो कि फॉरेन प्लांट की थी। विक्रम कुछ दिनों के लिए गायब होने वाला था। फना इस बात से अनजान गहरी नींद में सो रही थी। विक्रम ने फना के चेहरे को देखा। इस लड़की की वजह से वह फोकस नहीं कर पा रहा अपने काम पर। विक्रम की नजर फना के गुलाबी होठों पर चली गई, जो नींद में भी इतने ज्यादा खूबसूरत और रसीले लग रहे थे कि विक्रम खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। अचानक से विक्रम को कुछ याद आ और वह अपनी जगह से खड़ा हुआ और फना की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगा। फना के पास पहुंचकर विक्रम ने ब्लैंकेट को थोड़ा नीचे किया और फना का चेहरा ऊपर करते हुए उसके होठों से अपने होंठ मिलाकर उसे रूड किस करता है। थोड़ी देर तक विक्रम जब उसे किस कर रहा था तो फना नींद में ही कस मसाने लगी। विक्रम ने उसके होठों पर कई बार बाइट की थी, जिससे ब्लड की बूंदें भी उसके होठों पर नजर आने लगी थी और दर्द की वजह से फना की भी आंखें खुल गईं। फना ने अपनी बाहें फैलाकर विक्रम को हग किया और फिर धीमे से बोली, सर, मुझे अभी वहां दुख रहा है। आज नहीं करते हैं, नींद बहुत आ रही है, आप भी सो जाइए। विक्रम वैसे आज फना के साथ कुछ करना तो नहीं चाहता था, लेकिन जैसे ही उसने फना की ना सुनी और उसकी नींद में नशीली आवाज, वैसे ही विक्रम का कुछ खड़ा हो गया और जिस तरीके से फना ने उसे हक किया था, विक्रम खुद पर से कंट्रोल खो देता है और फिर वह उठकर अपनी शर्ट रिमूव करने लगा। विक्रम जैसे जैसे फना को देख रहा था, उसके फोरहेड पर पसीने की बूंदें थीं, जिससे साफ पता चल रहा था कि उसकी डिजायर अब बढ़ चुकी है। उसने फना के कपड़े भी रिमूव करने स्टार्ट कर दिए। नींद में ही फना कस मसाने लगी। विक्रम ने देखते ही देखते उसके बदन के सारे कपड़े बेड के नीचे फेंक दिए।
फना जिस हालत में उसके सामने थी, यह देखकर विक्रम उसकी बॉडी पर अपना हाथ रख महसूस करता है कि उसके बदन पर अब थोड़ा सा मांस आ गया था, क्योंकि अब फना की हड्डियां उसे चुभ नहीं रही थी। फना के साथ विक्रम को रहते हुए 18-19 दिन हो गए थे। उन दोनों को मिले हुए करीबन 1 महीने से ऊपर हो गया था। जब उसने फना को पहली बार बार में देखा था, उस दिन वह उसकी जान ले लेता, लेकिन न जाने क्यों उसका वह रोता हुआ और गिड़गिड़ाता हुआ चेहरा देखकर विक्रम ने उसे जिंदा छोड़ दिया था। वरना हमबिस्तर होने के बाद विक्रम उसे अपनी गन से शूट करने वाला था और उसे इतनी गंदी मौत देता है कि फना की रूह कांप जाती। लेकिन विक्रम ने उसे रात फना को कुछ भी नहीं किया था। आज का दिन था जब यह लड़की रोज उसकी बाहों में होती है। एडिक्टेड हो गया था और उसके साथ सोए बिना विक्रम को नींद नहीं आती थी। विक्रम अक्सर रात में सोया नहीं करता था, क्योंकि उसका काम ही ऐसा था कि रात में ही करता था वह काम। पर अब वह अपना काम जल्दी फिनिश कर घर आ जाता है, ताकि वह फना के साथ इंटरकोर्स कर सके और खुद को रिलैक्स कर सके। विक्रम फना के ऊपर झुककर उसके बदन को अपने होठों से चूमने लगता है। फना नींद में थी, पर वह फील कर रही थी कि उसके साथ क्या हो रहा है। विक्रम ने जैसे ही उसके पैरों को वाइड किया, फिर फना ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं और बुदबुदाते हुए विक्रम का नाम लिया। विक्रम की हॉट बॉडी को देखकर फना की आंखें बड़ी बड़ी हो गई और उसकी नींद पल में गायब हो गई। उसका चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया। विक्रम फना के ऊपर झुक गया और फना ने ब्लैंकेट को अपने मुट्ठी में जैसे ही भरा, विक्रम ने उसके हाथों को पकड़ लिया और उसकी उंगलियों से अपनी उंगलियों को लॉक करते हुए उसे अपनी आगोश में भर लिया, जिससे फना के मुंह से आह निकल गई। उसने विक्रम का चेहरा देखा। विक्रम ने उसके होठों को चूम लिया। विक्रम इतना फास्ट था। जैसे ही उसने अपनी बॉडी मूव की, फना की सिसकियां पूरे कमरे में गूंजने लगीं। विक्रम फना पर इतना हावी हो गया था कि फना बाल जैसी बन जाती है। वह पहले से ही विक्रम से बहुत छोटी थी। उसके हाथ लाल हो गए। फना अपने पैर विक्रम की कमर पर होल्ड कर लेती है, जिससे विक्रम के होठों पर एक ईविल स्माइल फैल गई। कमरे में हमेशा की तरह सिर्फ इंटरकोर्स की आवाज आ रही थी। विक्रम धीरे धीरे कर एग्रेसिव हो गया और उसने फना को पलट दिया, जिससे फना ने विक्रम की आंखों में देखा। फना की आंखों में पहले से ही नींद थी और वह सोने के लिए तरस रही थी, पर विक्रम की हरकतें उसे सोने नहीं दे रही थी। फना ने अपने नाखून विक्रम के चेस्ट पर गड़ा दिए और फिर अपनी कमर को मूव करने लगी। विक्रम फना को देख रहा था और उसे देखकर वह पागल हो रहा था। थोड़ी देर बाद विक्रम ने उसे दोबारा से पलट दिया और उसकी बैक पर किस करने लगा। विक्रम ने उसे दोबारा अपनी आगोश में भरा और उसके साथ वैसे ही इंटरकोर्स करने लगा, जिससे फना को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी। फना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। विक्रम एक बार फिर उसे पलट देता है और वापस से उसके होठों को शक करते हुए वह उसके साथ डिपली इंटेंशनली हम बिस्तर होते हुए उसके बदन को रब करने लगता है। धीरे धीरे करके फना की आंखें बंद हो जाती है। वह नींद में चली गई थी। विक्रम अपने क्लाइमैक्स पर था। उसने फना की कमर को पकड़ लिया और उसके बाद वह और तेजी से फना के ऊपर छा गया। फना की आंखें अध खुली थीं और आधी बंद थीं। फना ने विक्रम के शोल्डर को टाइटली ग्रिप किया और गहरी गहरी सांस लेने लगी। फना के मॉर्निंग की आवाज एक मधुर संगीत की तरह विक्रम के कानों में जा रही थी, जिससे विक्रम और पागल हो रहा था। वह इतना ज्यादा एक्साइटेड हो गया था कि फना को कसकर भींच लेता है और एकदम से शांत हो जाता है, जिसे फना कुछ फील तो करती है, लेकिन उसके बाद वह धीरे से अपनी आंखें बंद कर विक्रम की गर्दन में फेस छुपा लेती है और धीरे से बुदबुदाई। पर विक्रम को कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि फना तो नींद के आगोश में थी और कुछ भी बोल रही थी। विक्रम फना से थोड़ी देर में अलग हो गया और साइड में बैठकर सिगरेट के कांच भरने लगा। विक्रम को सिगरेट की तलब हो रही थी। हमेशा इंटरकोर्स के बाद वह सिगरेट के कश भरता था। उसने फना के गाल को रब करते हुए कहा, "यू आर अमेजिंग बेबी।" फना नींद में धीरे से मुस्कुराई और विक्रम के हाथ को हक कर सो गई। विक्रम ने फना को सोते हुए देखा और उसके करीब आकर वह उसे अपने पास खींच लेता है और उसे टाइटली
हग कर आंखें बंद कर लेता है। लेकिन विक्रम को जाहिर तौर पर नींद नहीं आने वाली थी, क्योंकि जिस डील के लिए वह 1 साल से वेट कर रहा था, उसके लिए उसे फना को छोड़कर जाना होगा, और वह इस बेवकूफ लड़की को अकेला कैसे छोड़ सकता है। फना का कॉन्फिडेंस इतना लो था कि वह किसी को जवाब भी नहीं दे पाती है। उसे ना बोलना नहीं आता। अगर उसके पीठ पीछे किसी ने उसके साथ कुछ किया, तो विक्रम वहां पर उसे प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं होगा। पर विक्रम को खुद पर ही गुस्सा आ रहा था कि इस लड़की के साथ जो कुछ भी हो, उसे क्या करना है। पर अगर विक्रम की औरत को किसी और ने अपने हाथ से छुआ या उसके ऊपर गंदी निगाह डाली, तो फिर विक्रम उसकी आंखें निकाल लेगा और उसके हाथ काट कर कुत्तों को खिला देगा। उसका शरीर इस लायक बना देगा कि वह शख्स न सो पाएगा, न उठ पाएगा, बस जिंदा लाश की तरह जमीन पर पड़ा रहेगा। विक्रम की इमेजिनेशन में भी फना किसी और की बाहों में उसे नहीं दिखनी चाहिए। विक्रम ने उसकी चेस्ट को देखा और उस पर कुछ सोचकर मुस्कुराने लगा। मैंने अपने नाम की मोहर तो तुम्हारे बदन पर लगाई ही नहीं, बेबी। विक्रम फना के सीने पर सर रखकर सो जाता है। अगली सुबह जब फना की नींद खुली, तो उसके हाथों में उसे कुछ गीला गीला फील हुआ। उसने अपना हाथ उठाकर देखा। फना को समझते देर नहीं लगती कि यह क्या है, जिससे वह शर्म आ जाती है। फना ने देखा कि विक्रम उसके पास नहीं था। वह धीरे से उठकर बैठ गई और रोज की तरह ही उसके पेट में पेन होने लगा। थोड़ी देर तक तो वह गहरी सांस लेती है और फिर बाथरूम में चली गई। वहां पर जाकर उसने शावर लिया और थोड़ी देर में बाहर आई। पर विक्रम अभी भी नहीं आया था कमरे में, इसलिए वह अपने कपड़े पहनती है और फिर जब बाहर आई तो डाइनिंग टेबल पर उसके लिए ब्रेकफास्ट पहले से ही लगा था। लेकिन विक्रम वहां पर भी नहीं था। यह देखकर फना को थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि सुबह सुबह अब उसे विक्रम को देखने की आदत हो गई थी। वह उसे नहीं दिख रहा था तो वह भी बेचैन हो गई थी। उसे कुछ अधूरा अधूरा महसूस हो रहा था, क्योंकि विक्रम उसे अपनी बड़ी बड़ी आंखों से घूरता रहता था। एक नौकरानी आई और उसने फना को देखते हुए उसकी प्लेट में खाना सर्व किया और उसे इन्फॉर्म करते हुए बोली, सर, बहुत सुबह ही यहाँ से जा चुके हैं। उन्होंने कहा है कि आप ब्रेकफास्ट करें, आप भी अपने काम पर जा सकते हैं। जिससे फना को थोड़ा अनाइंग फील हुआ। लेकिन उसके लिए तो अच्छा ही है ना। वह अपना ब्रेकफास्ट करती है और रेगुलर की तरह वह चली गई अपने होटल। वहां पर पहुंचकर वह अपना काम करने लगी। आज होटल के स्टोर रूम में उसे सफाई करनी थी, कुछ कर्मचारियों के साथ मिलकर। जिससे वह स्टोर रूम में थी, उसने अपने मुंह पर कपड़ा बांधा हुआ था और उसके हाथ में झाड़ू था। फना की हाइट छोटी होने की वजह से वह डोरेमोन लग रही थी। उसे देखकर मैनेजर के होठों पर स्माइल आ जाती है। मैनेजर की स्माइल वहां मौजूद हर कर्मचारी नोटिस कर लेता है। पर दूसरे ही पल मैनेजर सबको अपनी सरसरी नजरों से देखता है तो कोई कुछ भी नहीं बोलता। फना के सिर पर कपड़ा बंधा हुआ था। वह एक बंधुआ मजदूर की तरह लग रही थी। यह देखकर मैनेजर को हंसी आ रही थी। वहां पर उस स्टोर रूम की सफाई का काम शुरू हो जाता है। मैनेजर भी उनकी हेल्प कर रहा था। मैनेजर अपने काम को लेकर डेडिकेटेड इंसान था। अगर उसके गुस्सैल चेहरे को एक साइड कर दिया जाए, तो वह एक हम्बल पर्सनालिटी था। वह अपने एम्प्लॉइज की सैलरी उन्हें टाइम पर देता था, और अगर वह लोग लेट करते थे या काम चोरी करते थे, तो वह पनिश करने के तौर पर उनका बोनस कट कर देता था। फना अपना काम दिल लगाकर इसलिए कर रही थी क्योंकि मैनेजर ने उससे कहा था कि अगर इस मंथ उसने अच्छा काम किया तो नेक्स्ट मंथ वह उसकी सैलरी बढ़ा देगा। फना एक अलमारी के ऊपर चढ़ जाती है। उसे अलमारी के ऊपर चढ़ने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हुई थी। यह देखकर मैनेजर और वहां पर मौजूद बाकी सभी का मुंह खुला का खुला रह गया। फना ने सभी की तरफ देखते हुए कहा, यहाँ पर भी बहुत गंदा है सर। फना जैसे ही अलमारी के ऊपर का सामान हटा रही थी कि तभी उसे वहां पर 2 मरे हुए चूहे और 3 छिपकली दिखाई दी, जिन्हें देखकर फना जोर से चिल्लाई और वह अलमारी से नीचे कूदने लगी। उसी वक्त मैनेजर आगे बढ़ा और उसने फना को कैच कर लिया। फना के सहित वह भी जमीन पर गिर गया। फना उसके ऊपर चढ़ गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी। मैनेजर ने फना को कसकर थामा हुआ था। फना बहुत ज्यादा डर गई थी। वह जोर से चिल्लाते हुए बोली,
वहां पर छिपकली है और दो मोटे मोटे चूहे हैं जो बिल्ली जैसे दिखते हैं। सबसे पहले तो मैनेजर ने फना का मुंह बंद किया और फिर उसे घूरते हुए बोला, चिल्लाना बंद करो वरना मेरे कान फट जाएंगे और इनमें से खून आने लगेगा। तुम्हारा गला है या स्पीकर है? इसके अंदर निगलो। अपने इस स्पीकर को। मैनेजर की बात सुनकर वहां मौजूद सभी कर्मचारी हंसने लगते हैं। वही फना का मुंह बन जाता है और बड़बड़ाते हुए बोली, खड़ूस फना जब ऊपर से कूदी थी तो मैनेजर ने उसे पकड़ लिया था, लेकिन हड़बड़ाहट में वह भी नीचे गिर गया था और फना जोर जोर से चिल्लाते हुए बता रही थी कि उसने बिल्ली जैसे चूहे देखे। जिसे सुनकर पहले तो मैनेजर कंफ्यूज हो गया, पर फना के चिल्लाने से वह इरिटेट हो गया। उसने फना को चुप रहने के लिए कहा तो फना उसे बड़बड़ाते हुए खड़ूस बोलती है। फना की चिल्लाहट और बड़बड़ाहट सुनकर वहां मौजूद सभी हंसने लगते हैं और मैनेजर की आंखें सिकुड़ जाती हैं। फना धीरे से मैनेजर के ऊपर से उठ गई। मैनेजर जब उठकर बैठा तो वह फना के बेहद नजदीक था। शुक्र था कि फना का वेट ज्यादा नहीं था, वह मुश्किल से 50 किलो की होगी। मैनेजर को ऐसा लगा जैसे उसने एक फूल उठा रखा है। फना साइड में खड़ी हो गई और सर झुकाकर बोली, आई एम सॉरी सर, मैंने जानबूझकर नहीं,